हेलो टीचर्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने नेक्स्ट टीचर्स के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो हमारे टॉपिक्स हैं ओबी, एसओपीटी, बीएसपी और डीपीईपी। ये आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनकी वीडियो शायद ही है कि आपको यूट्यूब पर किसी टीचर ने इनको थ्योरी वाइज पढ़ाया हो। हाँ, क्वेश्चन सारे लोग करा देते हैं, लेकिन इन फ्यूचर इफ यू वांट टू बी अ टीचर देन यू हैव टू बी रीड ऑल दीज टॉपिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी शानदार सी क्लास को। और कोशिश होगी कि 10 मिनट के अंदर ही आपको ये सारे टॉपिक्स जो है वो क्लियरली समझा दिए जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है कि 1986 से पूर्व की कुछ चुनौतियां हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो कंप्लीटली रुइन पड़ा हुआ था, खंडित पड़ा हुआ था। क्यों पड़ा हुआ था? क्योंकि यहाँ पे बुनियादी ढांचे का कंप्लीटली क्या था? अभाव था। यहाँ बुनियादी ढांचा हमको देखने के लिए मिल ही नहीं रहा था। विद्यालयों में न्यूनतम शैक्षिक सुविधाएं जो होनी चाहिए थी, भवन यानी कि एटलीस्ट स्कूल की जो बिल्डिंग है वो तो अच्छी होनी चाहिए ना, तब तो बच्चे पढ़ेंगे। अभी बारिश होने लगी तो क्या बच्चे झूला उठा के घर भाग जाएंगे? ठीक है। उसके अलावा खेल सामग्री नहीं थी। बच्चों को अगर रोक के रखना है देन आपको उनको खिलाना ही पड़ेगा। उसके अलावा सबसे बड़ी कमी आ रही थी कहाँ? प्रशिक्षण की कमी। टीचर्स को पता ही नहीं था भैया हमको पढ़ाना कैसे है। कंप्लीटली कंफ्यूज थे क्योंकि वो अपने आप को सर्वे सर्वा मान रहे थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि भैया अब तुम्हारी सत्ता जा चुकी है, अब बाल केंद्रित शिक्षा प्रारंभ होने वाली है। उसके अलावा क्या था कि केंद्रीकृत और कमजोर प्रबंधन था। ऊपर से स्टेट ने कोई ऑर्डर फॉलो कराया, ऑर्डर पास किया, सॉरी फॉलो नहीं कराया, उसको पास किया। नीचे तक आते आते वो फॉलो ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि नीचे कोई समितियां ही नहीं है। उनको फॉलो कौन कराए, उनकी देखे कौन उनको कि आखिर ये सही से फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो ये 1986 से पहले ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। अब हमारे सामने आते हैं परिवर्तन के वो 4 स्तंभ जो कि हमारी एजुकेशन सिस्टम को कंप्लीटली क्या कर देते हैं? बदल के रख देते हैं। अब वो सिस्टम्स कौन कौन से थे? तो सबसे पहला आता है शिक्षक प्रशिक्षण की बात की जाती है, जिसके लिए आता है एसओपीटी। अब एसओपीटी क्या था? तो ये बेसिकली था स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर्स। तो यहां पे किसकी बात की गई? यहां पे MLL यानी मिनिमम अधिगम की बात की गई कि भैया बच्चा ये क्लास अगर क्रॉस कर रहा है तो एटलीस्ट उसको ये चीजें तो आनी ही चाहिए। उसके बाद बात की गई बुनियादी ढांचे की, जिसको बोला गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अब ब्लैक बोर्ड यहाँ पे सिंबल रखा गया कि जो आधारभूत चीजें हैं वो तो स्कूल में होनी चाहिए। तो विद्यालय में न्यूनतम भौतिक और शैक्षिक सुविधाओं की जो है वो गारंटी इसके थ्रू ली गई। नेक्स्ट हमारा आता है स्तंभ जो था 3 नंबर का, इसका माना गया संस्थागत क्षमता, यानी कि जो संस्थाएं हैं उनका निर्माण करिए। बीएसपी बेसिक शिक्षा परियोजना में आपकी ये जो क्षमताएं हैं इनको क्या करना है? हमको इनको निर्माण करना है। फॉर एग्जांपल डाइट थी, यहाँ बीआरसी थी और एनपीआरसी थी। नेक्स्ट था सूक्ष्म नियोजन यानी कि डीपीईपी। अब डीपीईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो जब भी हम जिस टॉपिक को जब डिटेल में पढ़ेंगे ना ध्यान हम बात करेंगे इसकी। तो जिला स्तर पर बालिका शिक्षा और समुदाय सहभागिता का लक्ष्य यहाँ पे निर्धारित किया गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अब यहाँ ऑपरेशन शब्द क्यों लगाया गया? ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो भी तैयारी है उसको युद्ध स्तर पे हमको इसको कंप्लीट कराना है, तो इसीलिए यहाँ ऑपरेशन वर्ड यूज किया गया। और हमारी ये शानदार सी पीपीटी में आप देख रहे हैं युद्ध स्तर, यानी कि टाल नहीं सकते हैं, चीजों को प्रोवाइड अप कराइए आप। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए एक संकल्पना की गई थी, एक संकल्पना यहाँ पे तैयार की गई थी। तो उस संकल्पना को पूरा करने के लिए यहाँ पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में बोला जाता है कि एटलीस्ट भैया कम से कम बच्चों के लिए 2 कमरे तो अवेलेबल कराओ, 2 कमरे अवेलेबल कराओ। उसके अलावा उनके लिए शौचालय लेके आओ। पिछली अगर आपने क्लासेस देखी हैं तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में हमने इन सारी चीजों को पढ़ के रखा हुआ है। नेक्स्ट आता है कि ओबी। एक ओबी का मानक क्या था? ओबी का मतलब क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है उसके मानक क्या थे? तो कम से कम 2 बड़े पक्के कमरे होने चाहिए, आप यहां देख पा रहे हैं, और उन कमरों के बाहर बरामदा भी होना चाहिए। कम से कम 2 अध्यापक तो स्कूल में होने ही होने चाहिए, और उनमें से अगर एक महिला है तो और भी अच्छी बात है। TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM क्या है? तो TLM होता है हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो वो एटलीस्ट स्कूल में होना चाहिए। बच्चों के मनोरंजन के लिए खिलौने होने चाहिए, प्राथमिक विज्ञान किट होनी चाहिए, और लघु औजार किट यानी छोटे छोटे जो औजार होते हैं जिनसे कि हम बच्चों के साथ में मिलकर छोटी छोटी समस्याओं को सुलझा सकें, तो ऐसी चीज़ें भी विद्यालय में होनी चाहिए। ये ओबी के मानक थे। उसके अलावा क्या था कि भाई पुस्तकालय होना चाहिए, वाद्य यंत्र भी होना चाहिए, कोई तमूरा
हारमोनियम, बांसुरी, एटलीस्ट कुछ ना कुछ वाद्य यंत्र भी होने चाहिए यहाँ पे। 2 in 1 ऑडियो उपकरण, ऐसे उपकरण होने चाहिए जिसमें ऑडियो और विजुअल दोनों ही चीज़ों का हम यूज़ करें, ऐसे उपकरण होने चाहिए। छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग प्रसाधन होने चाहिए। ये थोड़ा सा अलग चला गया, ये यहाँ पे दे रखे हैं, ये यहाँ पे हमारा बॉयज़ टॉयलेट हो गया, ये हमारा गर्ल्स टॉयलेट हो गया। तो इस तरीके का ये ओबी ने अपना मानक को तैयार किया था यहाँ पे। नेक्स्ट 1992 संशोधन योजना का अब विस्तार होता है। तो स्टार्टिंग में हमने बताया कि 1986 में जब चला तो क्या था कि 2 कमरे और 2 अध्यापक एटलीस्ट स्कूल में होने चाहिए। उसके बाद ये चीज़ ट्रांसफॉर्म होती है, इसका वर्जन आगे निकल के आता है। वर्जन में क्या होता है, 1992 में बोला गया कि भैया कम से कम 3 कमरे और 3 अध्यापक प्रोवाइड कराओ, और उन 3 में से अगर एक महिला अध्यापिका और हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। टीचर्स का मनोरंजन के लिए नहीं भाई, किस चीज़ के लिए, जो बच्चियाँ आएंगी ना पढ़ने उनके ख्याल रखने के लिए। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे कि लक्षित विस्तार इसका क्या था। तो वर्तमान योजना का विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC और ST क्षेत्रों के इसको विद्यालयों में जारी रखना इसका विस्तार था। क्षमता वृद्धि की गई कि नामांकित बच्चों के आधार पर जहां आवश्यक हो उन प्राथमिक विद्यालयों में 3 अध्यापक एवं 3 कमरों की व्यवस्था कराई जाए। दायरा इसका क्या रखा गया, तो दायरा रखा गया उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का विस्तार। यानी कि अभी तक ये सिर्फ प्राथमिक विद्यालयों में था, लेकिन 1992 तक आते आते बोला गया, क्योंकि इसने बहुत अच्छे से काम किया, ऑपरेशन युद्ध स्तर पे इसको काम किया था, तो बोला कि अब इनको कहाँ लेके जाओ, उच्च जो विद्यालय है वहां तक भी इसको लेके जाइए। अब आ जाते हैं एसओपीटी पे। आई थिंक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ब्लैक बोर्ड लग चुके हैं स्कूल में। अब एसओपीटी देख लेते हैं। तो अभी हमने एसओपीटी के फुल फॉर्म की चर्चा की थी। तो एसओपीटी का फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर्स। तो इसका ये क्या था, ये इसका फुल फॉर्म था। अब इसका कॉन्टेस्ट क्या था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसको प्रयोजित किया गया और एनसीईआरटी के द्वारा इसको संचालित किया गया। ऑब्जेक्टिव इसके क्या थे, तो ऑब्जेक्टिव इसके थे विद्यालयों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा जो सामग्री का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना, भौतिक ढांचा बिना प्रशिक्षित शिक्षक के अधूरा है। यहाँ ऑब्जेक्टिव बोला गया कि भैया आप कितनी भी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दो, लेकिन जब तक टीचर्स को आप प्रशिक्षण नहीं दोगे तो उनका उपयोग करना कैसे वो सीखेंगे। यहाँ स्केल रखा गया कि वर्ष 1993 से 94 से इसको प्रारंभ किया गया और प्रत्येक वर्ष लगभग 4.5 लाख प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया। किसने रखा ये, तो एसओपीटी। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार एग्जाम के पर्पज से, कि ये पूछा जा सकता है कि एसओपीटी में प्रत्येक वर्ष कितने अध्यापकों का प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया था। तो प्रत्येक वर्ष 4.5 लाख अध्यापकों का रखा गया था। प्रशिक्षण के कुछ परिधि, शिक्षण क्या सीख रहे थे, इन चीज़ों को देखने के लिए यहाँ बात की गई। तो न्यूनतम अधगम स्तर, यहाँ पे MLL का कॉन्सेप्ट आता है, मिनिमम लर्निंग लेवल की बात यहाँ पे करते हैं कि कितना होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा कक्षा पास कर रहा है तो उसमें उसका लेवल कुछ होना चाहिए। 1 से 8 तक अगर वो जा रहा है तो उसका मिनिमम लेवल कितना होना चाहिए। तो लिखा है 1991 की रिपोर्ट के आधार पर दक्षताओं पे क्या दिया गया, बल दिया गया। बहुश्रेणी शिक्षक की यहाँ पे बात की गई कि भैया ऐसा नहीं है कि टीचर कह रहा है हम सिर्फ एक ही चीज़ को अटेंड कर सकते हैं, एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। बहुश्रेणी शिक्षक होना चाहिए, एक साथ कई सारी क्लासेस को क्या कर सके, हैंडल कर सके। ओबी की सामग्री का उपयोग, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में जो सामग्री प्रोवाइड कराएंगी, ऑडियो वीडियो, ऑडियो विजुअल, इस तरीके की जो भी किट है उनका कम से कम व्यवहारिक रूप से प्रयोग तो कर पाए शिक्षक, ये बोला गया। बाल केंद्रित शिक्षा, अभी तक क्या टीचर सर्वे सर्वा था, लेकिन अब बालकों का शासन आ चुका है, तो बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे क्रियाकलाप आधारित शिक्षण की बात की गई, यानी स्टूडेंट का मन लगना चाहिए जो भी आप पढ़ा रहे हैं। सतत मूल्यांकन की भी बात की गई है। सतत मूल्यांकन यानी हमेशा चलने वाला मूल्यांकन, सिर्फ उसकी एकेडमिक्स से ही रिलेटेड ना हो, बल्कि बच्चा ओवरऑल कितना डेवलप हो रहा है, यानी सतत मूल्यांकन की भी इसमें बात की गई। तो अगर की परिधि या पैरामीटर्स पूछे जाए तो हम बता सकते हैं कि इसमें MLL की बात की गई, बहुश्रेणी शिक्षण की बात की गई है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से जो मिली सामग्री है उसको किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, और बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में भी बात की गई है, और साथ साथ उसके सतत मूल्यांकन की भी बात की गई है।
उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा बीएसपी। इसका फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है बेसिक शिक्षा परियोजना। तो संस्थागत जो क्षमता का निर्माण करने के लिए बीएसपी का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसको लॉन्च कर दिया जाता है 5 अक्टूबर 1993 से, ये उत्तर प्रदेश में प्रभावी हो जाता है। अब इसकी कोर फिलॉसफी क्या थी, तो इसकी कोर फिलॉसफी ये थी कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण करो, केवल स्कूलों के निर्माण से नहीं बल्कि राज्य, जनपद और ग्राम स्तर की संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण करने से होगा। उन्होंने बोला केवल स्टेट लेवल पे अगर आप कोई एक संस्था बना देते हैं, कहते हैं कि भाई एजुकेशन को सही से फॉलो कराओ, रूल्स को सही से फॉलो कराओ, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको कुछ संस्थाएं बनानी होंगी जो राज्य के अलावा जनपद में हो, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें कि एजुकेशन कैसे वर्क कर रही है। उसके अलावा ग्राम स्तर पे हो, ब्लॉक स्तर पे हो, इस तरीके की काफी सारी संस्थाओं का हमको क्या करना है, निर्माण करना है। इसके गोल क्या रखे गए थे, इसके उद्देश्य क्या थे, तो शैक्षिक नियोजन इसका उद्देश्य था तथा प्रबंधन का पूर्ण विकेंद्रीकरण था। यानी विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियों का बंटवारा करो। यानी अभी जो हम एजुकेशन की पॉलिसीज वगैरह जो पावर्स थी वो केवल किसके पास थी, राज्य के पास थी। उसको हम कहाँ कहाँ पहुंचा रहे हैं, अब हम पहुंचा रहे हैं उनको डिस्ट्रिक्ट्स के पास, उसके बाद पहुंचा रहे हैं ब्लॉक के पास, और ब्लॉक के बाद हम कहाँ पहुंचा रहे हैं, उसको विलेज लेवल तक पहुंचा रहे हैं। अब बीएसपी के 3 प्रमुख अंग यही थे। सबसे पहला था एक्सेस, यानी पहुंच कितनी होनी चाहिए, तो इसमें बोला गया कि 300 की जहां आबादी हो वहां पे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय या फिर वैकल्पिक शिक्षा केंद्र सुनिश्चित हमको करना है। नामांकन तो वर्ष 2000 तक 6 से 11 आयु वर्ग के सभी बालक बालिकाओं का 100% नामांकन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप नोट करेंगे और इसको याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता है। ज़्यादातर बच्चों को 6 से 14 साल कर देते हैं, लेकिन यहाँ 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए यहाँ पे टारगेट किया गया था। अब इसके अचीवमेंट्स क्या थे, उपलब्धि क्या थी, तो वर्ष 2000 तक नामांकित बच्चों में न्यूनतम अधिगम स्तर MLL की दक्षताएं विकसित करना। उन्होंने कहा कि भाई बच्चों ने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन जो MLL के पैरामीटर्स हैं, यानी मिनिमम लर्निंग लेवल के, कक्षा 1 में है तो बच्चा इतना सीख जाना चाहिए, कक्षा 5 में आ गया है तो बच्चा इतना सीख जाना चाहिए, उस लेवल को भी हमको क्या करना है, अचीव करना है। अब विकेंद्रीकृत प्रबंधन देख लेते हैं कि इसमें विकेंद्रीकरण होता कैसा है, तो उसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। सबसे ऊपर आपका राज्य रहेगा, राज्य के बाद आपका क्या डाइट बनाई जाएगी जो कि जिला स्तर पर गुणवत्ता उन्नयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण के रूप में काम करेगी। उसके बाद ब्लॉक के स्तर पर BRCs आपके होंगे जिनको विकास खंड संसाधन केंद्र बोला जाएगा। उसके बाद NPE आपकी न्याय पंचायत होंगी जो एजुकेशन को लेके ग्राम स्तर पर कार्य को करेंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पे जिसका नाम है DPEP। तो DPEP बेसिकली क्या है, तो DPEP का फुल फॉर्म होगा डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी प्रोग्राम की। तो अब यहाँ क्या था, जिला स्तरीय सूक्ष्म नियोजन, हिंदी में यहाँ फुल फॉर्म ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, तो इसका कॉन्टेक्स्ट था कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 ये स्टार्ट हुआ। यहाँ पूछा गया है MCQs में कि किस की सहायता से स्टार्ट हुआ, तो ये विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से स्टार्ट होता है। अब इसकी स्ट्रैटेजी क्या थी, तो राज्य स्तरीय योजनाओं से हटकर प्रत्येक जनपद की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए 5 वर्षीय वार्षिक कार्य योजना एवं बजट का निर्माण करना। बोला कि भाई प्रत्येक जनपद की जैसी जरूरत है उसके हिसाब से हम योजना बनाएंगे, बजट प्रोवाइड कराएंगे और एजुकेशन को आगे लेके जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य था शिक्षा के स्तर में सुधार करना, ठहराव लाना, यानी जो बच्चे भाग रहे हैं, बीच में ड्रॉप कर रहे हैं, उनको क्या करना, रोकना, और समाज के विभिन्न वर्गों में असमानता को कम करना। जहां गर्ल्स एजुकेशन की बात नहीं हो रही थी, गर्ल्स कम पढ़ रही थी, तो उनके इनरोलमेंट को बढ़ाना, ये सारे कुछ इसके क्या रखे गए, उद्देश्य रखे गए। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश में DPEP का चरणबद्ध हम देखते हैं विस्तार की कब और कैसे स्टार्ट हुआ। तो पहला फेज इसका स्टार्ट होता है 1994 में, जहां पे राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ 7 राज्यों के 42 जनपदों में होता है। फेज 2 जब इसका आता है जो कि 1997 में, आप याद रखेंगे 94 के बाद 97, और 97 में इसकी क्या होती है, यूपी में एंट्री होती है और उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में इसको प्रारंभ किया जाता है। उसके बाद थर्ड फेज जो कि 2000 में स्टार्ट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, शानदार परिणामों के बाद यूपी के 32 और जनपदों में इसका विस्तार किया जाता है। याद रखना इजी है, 94 के बाद 97 के बाद 2000 में स्टार्ट हुआ। अब ये चयन का, हाँ, एवरी 3 इयर्स।
चयन का आधार क्या था? तो उन जनपदों का चयन किया गया जहां महिला साक्षरता, राष्ट्रीय महिला साक्षरता की अपेक्षा निम्न थी। यानी उन जिलों को इसमें लिया गया जो राष्ट्रीय महिला साक्षरता है उस लेवल से, जिन जिन राज्यों में, जिन जिन जिलों में ये साक्षरता दर कम थी, उन राज्यों को इसके अंतर्गत डीपीईपी के अंतर्गत जोड़ा गया। अब डीपीईपी की प्रमुख रणनीतियां एवं नवाचार इनके क्या थे? तो सामुदायिक सहभागिता। यहाँ बोला गया कि ग्राम की जो समितियां हैं उनके माध्यम से योजनाओं का क्या कराएंगे, हम क्रियान्वयन कराएंगे ताकि सभी की सहभागिता देखने के लिए मिले। बालिका शिक्षा पे जोर दिया गया क्योंकि अभी मैंने बताया कि इनमें उन जिलों को टारगेट किया गया जिन जिलों में क्या थी, जो राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर से जहाँ की दर कम थी उनको इनमें शामिल किया गया जिलों को। तो इसलिए यहाँ पे ये फोर्स किया गया कि छात्राओं के 100% नामांकन और बालिका शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया। वैकल्पिक शिक्षा की भी बात की गई है कि विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने हेतु वैकल्पिक जो शिक्षाएं हैं उनको भी सुदृढ़ीकरण करिए। उसके अलावा अध्यापक दक्षता यानी ट्रेनिंग की बात की गई है कि शिक्षकों की क्षमता में निरंतर वृद्धि करनी है और भवन क्षमता का भी हमको सुदृढ़ीकरण करना है कि भवन अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हो। अब एक दृष्टि में हम पूरा सारा कुछ देख लेते हैं जो हमने आज कुछ पढ़ा है। तो ओबी मतलब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्ट कब होता है? 1987 से 88 स्टार्ट होता है। और यहाँ ये किसकी बात करता है? ये बुनियादी ढांचा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है बिल्डिंग्स का, उनके बारे में या फिर बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जरूरत है, उनके बारे में बात करता है। और इसकी प्रमुख कार्यप्रणाली क्या थी? तो विद्यालयों को न्यूनतम कम से कम 2 कमरे और उपकरण उपलब्ध कराने हैं। उसके बाद आता है एसओपीटी, और एसओपीटी का फुल फॉर्म क्या था? स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर्स, जो कि 1993 से 1994 में स्टार्ट होता है। यहाँ शिक्षक कौशल, यहाँ पे टीचर की स्किल के बारे में बात की गई है और प्रत्येक वर्ष 4.5 लाख जो टीचर्स थे उनको स्किल प्रोवाइड करने का यहाँ पे क्या रखा गया था? लक्ष्य रखा गया। बीएसपी की अगर हम बात करेंगे तो बेसिक शिक्षा परियोजना, जो कि 1993 में प्रारंभ होती है। और यहाँ पे ये संस्थागत क्षमताओं की बात करता है कि संस्थाएं बनाइए सो दैट जो एजुकेशन है उसको सही से, जो पॉलिसीज बननी है उनको रन कराया जा सके। ठीक है, हाँ, इम्प्लीमेंट करना आने के लिए। तो यहाँ डाइट है, बीआरसी है, एनपीआरसी के माध्यम से राज्य से पंचायत स्तर तक विकेंद्रीकरण। अब आपके लिए होमवर्क आज के लिए है क्या? बीआरसी और एनपीआरसी, इनका क्या फुल फॉर्म है ये कमेंट करके आप बताइएगा। ध्यान दीजिएगा, बीआरसी और एनपीआरसी। डीपीईपी क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि 1994 में स्टार्ट होता है और उत्तर प्रदेश में इसकी एंट्री होती है 1997 में होती है दूसरे चरण के अंतर्गत। तो यहाँ पे समता और सूक्ष्म नियोजन, इक्वालिटी एंड प्लानिंग की बात की जाती है। तो महिला साक्षरता के आधार पर जनपदों का चयन किया जाता है। इसमें अभी बताया था आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही कि अगर राष्ट्रीय जो महिला साक्षरता दर से कम है देन उन्हीं जनपदों को इसमें क्या किया गया था? जिलों को टारगेट किया गया था, तो चयन किया गया और सामुदायिक सहभागिता की यहाँ पे बात की गई। तो आपके ये सारे जो भी टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो जाते हैं और इसका परिणाम निकल के आता है कि एक सशक्त और विकेंद्रीकृत शिक्षा की जो प्रणाली है वो हमारे सामने देखने के लिए मिलती है। आपको डाइट दिख रही है, बीआरसी दिख रही है, ये इस तरीके से पूरा अच्छा एक एजुकेशन सिस्टम हो जाता है। तो आई थिंक इतने फास्ट तरीके से और इतने ज़बरदस्त तरीके से अभी तक इतने 4 टॉपिक्स को किसी ने कवर नहीं कराया होगा। वी आर द नेक्स्ट टीचर्स एंड वी विल विद यू अप टू, जब तक कि आप नहीं बन जाते हैं नेक्स्ट टीचर। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।